गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से वेलकम करती हूँ। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आपको मैं पढ़ा रही हूँ, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी है जिसमें, कॉमर्स भी है जिसमें, मैनेजमेंट भी है जिसमें, मार्केटिंग भी है इसमें, यानी कॉमर्स का महासागर। बहुत कुछ है इसमें, जितना डुबकी लगाओगे उतना ही अच्छा पाओगे। आप लोगों के यूपीएससी, आरपीएससी या फर्स्ट ग्रेड टीचिंग की जो भी प्रिपरेशन आप करेंगे उसके सिलेबस से ये मैच करता है, तो आपको कहीं ना कहीं इसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फायदा होने वाला है। आपके डिग्री कोर्स में तो इसका डायरेक्ट फायदा है ही है, कंपटीशन एग्जाम्स में भी इसके बहुत सारे फायदे होंगे जो क्लासेस में आपको दे रही हूँ। तो इसी रेफरेंस में आज की क्लास एक नए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। आज का टॉपिक मैंने लिया है ग्रुप बिहेवियर एंड टीम बिल्डिंग। प्योरली ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का ये टॉपिक है। अगर आप एमबीए कर रहे हो या यूपीएससी आरपीएससी में हो, तो जहां भी ओबी का कोई भी टॉपिक आपसे पूछा जाता है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि ग्रुप डायनामिक्स क्या है, ग्रुप बिहेवियर क्या होता है, टीम बिल्डिंग क्या होती है, टीम बिहेवियर क्या होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। देखो, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेंदी बहुत है, तो इसे हम एक क्लास में कंप्लीट नहीं करेंगे। मैंने इसके 3 पार्ट कर दिए। इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हमें इसे 3 क्लास में समझेंगे, और हर क्लास में मैं क्या बताने वाली हूँ वो मैंने आपको डिस्प्ले कर दिया है। जो पहली क्लास जो कि आज की है, उसमें मैं आपको ग्रुप का इंट्रोडक्शन दूंगी। ग्रुप के क्या मीनिंग है, उसके टाइप्स क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, और क्या नीड होती है ग्रुप फॉर्मेशन की, राइट। पार्ट 2 में मैं आपको बहुत कुछ और बताने वाली हूँ। ग्रुप डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे, जिसमें कितनी स्टेजेस होती हैं, और जो इसका मॉडल है 5 स्टेज मॉडल, उसको बहुत डेप्थ में बताएंगे। उसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज में या डायनामिज्म की अगर बात करेंगे तो उसके रोल्स, नॉर्म्स, स्टेटस, साइज एंड कोहेसिवनेस, हर एक टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये सब हम पार्ट 2 में यानी 2nd क्लास में पढ़ेंगे इसकी, और 3rd क्लास में हम पढ़ेंगे ग्रुप डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। इसके अलावा टीम क्या होती है, टीम बिल्डिंग क्या होती है, और ग्रुप का बिहेवियर क्या होता है। ये सारी चीज अलग अलग क्लासेस में कवर करेंगे। आज की क्लास में मैं आपको बताती हूँ, जो कि आज का टॉपिक है, टारगेट है हमारा, ग्रुप क्या है। ग्रुप क्या है, ग्रुप को और क्राउड को क्या आप लोग समझ पाते हो, क्या है इस पे अंतर? एक बार सोच के देखो, क्या ग्रुप और क्राउड में अंतर होता है? देखो, दोनों में कलेक्टिव पर्सन्स होते हैं, ठीक है, मोर देन 1 पर्सन, राइट। क्राउड में भी होते हैं और ग्रुप में भी होते हैं, मगर एक अलग बहुत इंपॉर्टेंट अंतर है। जो क्राउड होती है, जिसको भीड़ कहते हैं, भीड़ का कोई टारगेट नहीं होता। ग्रुप का एक टारगेट होता है, एक लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है, एक कॉमन गोल होता है। तब कहीं जाकर के बहुत सारे लोग एक जगह एक पर्पस के लिए इकट्ठे होते हैं। यहाँ इकट्ठे होने का मतलब फिजिकली असेंबलिंग जरूरी नहीं है, मे बी मेंटल असेंबलनेस, मे बी फिजिकल असेंबलनेस, लेकिन क्राउड हमेशा फिजिकल असेंबलनेस को कहते हैं। इसका कोई टारगेट नहीं होता, कोई इसका एक ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं होता, एक सिस्टम नहीं होता, जबकि ग्रुप का एक सिस्टम होता है। तो अगर अब हम बात कर रहे हैं ग्रुप की, तो दैट मीन्स वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट क्राउड। एक ऐसे लोगों का समूह की बात कर रहे हैं हम, जिसका एक टारगेट होता है, एक मेंटल स्टेटस होता है, और चाहे फिजिकली या मेंटली वो लोग आपस में कनेक्टेड और कलेक्टेड होते हैं, राइट। तो ग्रुप समझ में आती है क्या बात है। तो हम अगर एक सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहें कि ग्रुप क्या है, हम अगर एक सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि ग्रुप क्या होता है, तो ध्यान दो, 2 या 2 से ज्यादा लोग जो होते हैं, जब भी वो इंटरैक्ट करते हैं, चाहे वो इंडिपेंडेंट इंटरेक्शन हो या इन्फ्लुएंस करने के लिए एक दूसरे को, और वो इंटरेक्शन हो, कोई भी तरह का इंटरेक्शन हो सकता है, या तो इंटरडिपेंडेंट हो सकता है, एक दूसरे पर आश्रित हो सकते हैं, या एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। एक माँ और एक बेटा, वो इंटरडिपेंडेंसी है, राइट, एक दूसरे से एक दूसरे को सहारा है। और एक इन्फ्लुएंस, एक बॉस और एम्प्लॉय, उसमें हम एक दूसरे को प्रभावित कर रहे होते हैं। तो जब हम इंटरैक्ट करते हैं, या तो हम प्रभावित करने के लिए या हम बातचीत करने के लिए, उसको हम कह सकते हैं, जब भी 2 या 2 से ज्यादा लोग इस तरह का इंटरेक्शन अगर करते हैं, ये हम ग्रुप को कह सकते हैं।
इसके अलावा जो एक बात है वो है म्यूचुअली अकाउंटेबल होते हैं वो किसी भी कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। जब भी हम ग्रुप की बात करेंगे तो उनका कोई ना कोई टारगेट होगा ही होगा, उनका गोल होगा ही होगा। उस गोल को अचीव करने के लिए वो सब एक दूसरे की सहायता करते हैं, म्यूचुअली अकाउंटेबल होते हैं, जवाबदेह होते हैं एक दूसरे के साथ भी और अपने ग्रुप के लिए भी। ग्रुप उसको भी कहते हैं। उन ग्रुप में एक खास बात ये होती है, उसकी कॉमन आइडेंटिटी होती है। हम 10 लोगों का अगर एक ग्रुप है तो वो एक ग्रुप का कोई आइडेंटिटी होगा। जस्ट लेट्स द एग्जाम्पल ऑफ अ क्रिकेट टीम। एक क्रिकेट टीम या एक फुटबॉल टीम की बात करते हैं। अगर हम नेशनल लेवल पे एक टीम की बात कर रहे हैं तो इंडिया की क्रिकेट टीम में 15 प्लेयर है, खेलते 12 है तो क्या 15 प्लेयर है। उन 15 प्लेयर के ग्रुप को हम इंडियन टीम कह रहे हैं और इंडियन टीम का नाम है, उसकी एक आइडेंटिटी है, दिस इज द इंडियन क्रिकेट टीम। आ रही है बात समझ में? अंडर 19 या 19+ जो भी है उसका एक आइडेंटिटी है, उसका एक पहचान है। तो ग्रुप की हमेशा एक आइडेंटिटी होगी जो कि एक कॉमन आइडेंटिटी होगी। वो 12-15 लोग जो है वो उस टीम का अगर हिस्सा है, वो उस ग्रुप का अगर हिस्सा है तो वो सब लोग उसी नाम से जाने जाते हैं। यहाँ बात समझ में आ गई? आज हम लोग इंडिया देश में रहते हैं तो चाहे मैं हूं चाहे आप है, हम सब अगर इंडिया की टेरिटोरी में हमारे पास सिटीजनशिप है इंडिया की, दैट मीन्स वी आर इंडियन। तो हमारा एक ग्रुप है जो कि हम इंडिया में रिसाइड करते हैं, तो हमारी एक कॉमन आइडेंटिटी है, दैट इज द इंडियन पीपल, राइट? ये बात समझ में आ रही होगी? तो ये हो गई कॉमन आइडेंटिटी। एक चीज होती है हमेशा, अगर सोशियोलॉजिकल क्राइटेरिया पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे ग्रुप की, तो उसका होता है कलेक्टिव नॉर्म्स। सबके लिए नियम कायदे समान होंगे, कलेक्टिव सामूहिक रूप से नियम कायदे बनते हैं। आज अगर देश की सरकार देश के नागरिकों के ऊपर कोई नियम कायदे बनाती है कि आपको टैक्स इतना देना है, इस समय देना है, इस डिपार्टमेंट को देना है, इस तरीके से देना है, जो भी कुछ है, तो ना वो केवल मेरे लिए ना वो केवल आपके लिए, इट इज अ कलेक्टिव नॉर्म्स। सबके लिए एक जैसे नियम कायदे होंगे। ईच एंड एवरी पर्सन इज कॉमन फॉर ऑल। तो ये जो बात है, ग्रुप में हमेशा नियम कायदे पर्टिकुलर नहीं होते, नियम कायदे कलेक्टिव होते हैं। ये एक खास बात है। मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ बहुत डेप्थ में पढ़ा रही हूँ, तो आपको एक एक चीज उसकी गहराई बता रही हूँ। आपको हो सकता है आपके जहां भी जो सोर्स आपके हो, चाहे वो वर्चुअल क्लासेस हो या आपका ऑफलाइन क्लास हो या आपकी कोई बुक हो, रेफरेंस बुक हो, कोई आर्टिकल हो, मे बी आपको ये चीजें अलग अलग फॉर्म में मिले, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुद पूरी चीजों को एक साथ कलेक्ट कर लूं और तब मैं आपको एक क्लास के रूप में वो चीजें दूं, ताकि आपको एक ही जगह पर बहुत सारी चीजें एक साथ मिल जाए। तो ग्रुप को जब मैं डिफाइन कर रही हूँ तो मैं बहुत सारी बातें इसमें इंक्लूड कर रही हूँ। तो मैंने इसमें कहा इसमें कलेक्टिव नॉर्म्स होंगे, इसकी एक कॉमन आइडेंटिटी होगी, इसमें म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी होगी और साथ में एक फ्रीली इंटरेक्शन होता है लोगों का आपस में, चाहे वो इंटरडिपेंडेंट हो या इन्फ्लुएंसेबल हो। यहाँ तक की बात अगर समझ में आती है तो आपको ग्रुप का मतलब समझ में आता है। ये मैंने अभी आपको बताया है ग्रुप का क्या मीनिंग होता है। पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि ग्रुप का मीनिंग क्या होता है। अब जरा एक और बात को समझो। ग्रुप का अगर मीनिंग समझ में आ गया तो अब आप ये समझो ग्रुप कितने तरीके के हो सकते हैं। ग्रुप बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, लेकिन आपको एक सिंपल बात है, ग्रुप के अगर टाइप्स पढ़ने हैं, समझने हैं, तो आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ग्रुप को हम कितने तरीकों में बांट सकते हैं। ग्रुप को हम मेजरली अगर बात करेंगे तो 2 हिस्सों में बांटते हैं, राइट? लेकिन फिर भी इसके बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। तो क्या क्या टाइप हो सकते हैं ये जरा मैं आपको बताती हूँ। ग्रुप के जो 2 टाइप होते हैं वो है फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल ग्रुप भी होता है, इनफॉर्मल ग्रुप भी होता है। अब फॉर्मल ग्रुप क्या होता है और इनफॉर्मल ग्रुप क्या होता है, इसको जरा समझना है आपको। तो फॉर्मल ग्रुप तो वो जो आपके जॉब प्लेस पे बनता है, ध्यान देना, जो जॉब प्लेस पे हमारे ग्रुप बनते हैं वो होते हैं फॉर्मल ग्रुप, राइट? और जो अगर हम बात करें जो इनफॉर्मल ग्रुप होते हैं वो हमारे जॉब प्लेस पे नहीं होते, उसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, उसमें कोई नॉर्म्स वगैरह नहीं होते, वो सारी चीजें हो सकती हैं। हम उनको ये कह सकते हैं इनफॉर्मल ग्रुप्स में, जैसे फ्रेंडशिप होती है या फैमिली है या सोसाइटी है, वो सारी चीज हो सकती है। अगर एक दूसरे तरीके से डिफाइन करें तो हम इसे प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप भी कह सकते हैं। ध्यान देना, प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप भी कह सकते हैं।
प्राइमरी ग्रुप जो प्राथमिक ग्रुप होते हैं, राइट। अब प्राइमरी ग्रुप प्राथमिक ग्रुप कैसे हो सकते हैं, ध्यान देना। हर एक आदमी प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप में होता है। जो बिना चाहे, बिना किसी सपोर्ट के अपने आप से ग्रुप बनता है, वो है प्राइमरी ग्रुप। जैसे आज एक बच्चे ने जन्म लिया, जिस भी परिवार में उसने जन्म लिया, वो परिवार का वो हिस्सा हो गया और वो परिवार भी उसके लिए एक महत्वपूर्ण अंग हो गया। तो जो फैमिली है वो उसका प्राइमरी ग्रुप हो गया। आप क्लास में जब पढ़ते हैं, आपके क्लास में सभी लोग जो हैं वो आपके रूममेट्स या क्लासमेट्स जो भी होते हैं, वो सब आपके ग्रुप का एक हिस्सा होते हैं। तो प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप में एक व्यक्ति दोनों में होता है। फैमिली की बात कर रहे हैं, रूममेट्स की, क्लासमेट्स की, ट्यूशन मेट्स की, फ्रेंड्स की, या अगर अपनी टीम्स की बात करेंगे, ये सारे जो होते हैं हमारे ग्रुप्स के हिस्से हैं। इसको हम वैसे बाइफरगेट नहीं कर रहे कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है, पर ये समझ लो हम ऑफिस में होते हैं, हम जॉब प्लेस पे होते हैं, हम किसी टीम का हिस्सा होते हैं, हम किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, किसी कॉर्पोरेशन में काम कर रहे होते हैं, या हम किसी सिटी, शहर, किसी डिस्ट्रिक्ट वगैरह में जो हम रहते हैं, वो सब इसका हिस्सा होते हैं। ये सब प्राइमरी ग्रुप्स में हो जाते हैं। और जो अगर हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी ग्रुप की, तो सेकेंडरी ग्रुप हमेशा प्राइमरी ग्रुप से लार्ज मेंबरशिप लिए हुए होता है। अब लार्ज मेंबरशिप क्यों? क्योंकि ध्यान दो, इसका एक्टिविटी या इसका गोल ओरिएंटेशन जो होता है इन कंपैरिजन टू प्राइमरी ग्रुप बड़ा होता है। इसमें फॉर्मल और इम्पर्सनल होते हैं, सारी चीजें फॉर्मल होती हैं। यानी हम जब ऑफिस में काम कर रहे होते हैं तो हम सबके साथ रहना है, सबसे बात भी करते हैं, पर हर एक से क्लोज थोड़ी होते हैं, हर एक हमारा क्लोज फ्रेंड थोड़ी होता है। अगर हम क्लास में पढ़ रहे हैं तो क्लासमेट्स जो है हमारे, वो ग्रुप तो है, लेकिन उस क्लासमेट्स में कुछ हमारे फ्रेंड्स होते हैं और कुछ केवल क्लासमेट्स होते हैं। तो क्लासमेट्स का ग्रुप हमेशा बड़ा होगा, मगर फ्रेंड्स का ग्रुप क्लासमेट्स के कंपैरिजन में छोटा होगा, राइट। तो इस तरह के प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप बन जाते हैं। तो प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप में आपको एक और भी तरीका हो सकता है, हम इन ग्रुप और आउट ग्रुप भी कह सकते हैं। इन ग्रुप का मतलब जो मेरा और हमारा वाला हिस्सा बनाते हैं, यानी वी, यानी हमारी आइडेंटिफिकेशन जो होता है या सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस जो होती है, वो हमेशा हम उसको वी से कहते हैं। मतलब मेरे फ्रेंड सर्किल, मेरा परिवार, ये हम लोग हैं, सब लोग नहीं, हम लोग। अब ये हम लोग जो होते हैं वो थोड़ा सा सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस डेप्थ वाली होती है, बॉन्डिंग ज्यादा मजबूत होती है। और जो आउट ग्रुप होता है, जिसमें एक दूसरे के साथ कोई हमारी पहचान नहीं होती है, जुड़ाव नहीं होता है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं होती है, कॉजिवनेस नहीं होती है, उसको हम दे कहते हैं। क्लास में होते हैं तो हम दे वाले उसमें हो जाते हैं, लेकिन अगर हमारे फ्रेंड्स में होते हैं तो हम हमारे वी वाले में हो जाते हैं। तो जो अगर इन ग्रुप और आउट ग्रुप की बात करेंगे तो लॉयल्टी जो होती है वो इन ग्रुप में ज्यादा और आउट ग्रुप्स में कम होती है। बात समझ में आ गई? अब एक और ग्रुप होता है, वो होता है रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप को भी हम सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों में डाल सकते हैं, किसी भी केस में डाल सकते हैं रेफरेंस ग्रुप को। यानी रेफरेंस ग्रुप का मतलब होता है जो कि एक तरीके से ग्रुप तो होते हैं, पर रियल या इमेजिनरी कोई भी हो सकते हैं। यानी उसमें हम एक दूसरे को इवैल्यूएट करते हैं नॉर्मल फंक्शन बेसिस पर या कंपैरेटिव फंक्शन बेसिस पर। तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो सारे इसमें ग्रुप्स में आ जाती हैं। आ रही बात समझ में? तो ग्रुप्स को मैंने बहुत सारे तरीके से समझा दिया कि फॉर्मल ग्रुप, इनफॉर्मल ग्रुप, अगर हम बात करेंगे कि प्राइमरी ग्रुप तो सेकेंडरी ग्रुप, तो ऐसा ही आउट ग्रुप, इन ग्रुप वगैरह वगैरह। तो बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब जरा बात करते हैं फंक्शंस। अगर बात करेंगे कि फंक्शन क्या होते हैं ग्रुप्स के, तो देखो एक ग्रुप को अगर मैं मानूं, आप एक बार फॉर्मल ग्रुप को दिमाग में रखिए। फॉर्मल ग्रुप है, उसमें भी आप एक बात देखिए, एक होता है इंडिविजुअल फंक्शंस का और एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन। आप किसी जॉब प्लेस पे हैं और आपके डिपार्टमेंट में 20 लोग हैं, तो 20 लोग जो है वो 20 लोग ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो काम कर ही रहे हैं, 20 लोग इंडिविजुअल भी तो काम कर रहे हैं ना। तो अगर मैं कहूँ ग्रुप का फंक्शन आप बताइए, तो उस ग्रुप के फंक्शन को हम दो बेसिस पर देखेंगे। वो इंडिविजुअल फंक्शन क्या कर रहे हैं और वो ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन क्या कर रहे हैं। अब इंडिविजुअल फंक्शन का मतलब होता है क्या वो अपने नीड्स को उस ग्रुप के टारगेट्स के साथ मैच कर पाते हैं और सेटिस्फाई होते हैं। अगर वो होते हैं तो वो वहां पे अच्छा काम करते हैं। ध्यान देना मैंने क्या बोला।
जैसे अगर हमें किसी ग्रुप का हिस्सा है तो क्या ग्रुप के ऑब्जेक्ट मेरे नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, ये दोनों मीट करते हैं या नहीं करते। अगर करते हैं तब तो मैं अच्छा काम करूं, और अगर नहीं करते हैं तो शायद मैं बेमन से काम करूं। तो इंडिविजुअली मेरा वर्क इतना फंक्शन जो है अच्छा काउंट नहीं होगा। इसके अलावा जो होता है एक कंफर्मेशन, ये डेवलपमेंट जो होता है सेल्फ एस्टीम का या सेंस ऑफ आइडेंटिटी का, वो हमेशा इंडिविजुअल फंक्शंस में ही काउंट होता है। हर एक व्यक्ति के काम करने का तरीका कि आप उस ग्रुप से कितना जुड़े हुए हैं आपके काम के करने के तरीके में नजर आता है। तो आपकी सेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस क्या है, सेल्फ एस्टीम कैसी है, ये सारी चीजें हम उसके इंडिविजुअल फंक्शन से पता लगाते हैं। इसके अलावा जो होता है क्या हम उनको आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, क्या सोशल रियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको कोई शेयरिंग करने का उनको चांस मिलता है, मौका मिलता है। अगर ऐसा होता है क्या उनकी एंग्जाइटी है या जो उनका चिंता है या जो उनकी परेशानियां हैं वो क्या कम होती है, इनसिक्योरिटी कम होती है, उनको पावरलेसनेस आती है या नहीं आती है। ये सारी चीजें हम उसके इंडिविजुअल फंक्शन से ही काउंट करते हैं। क्या एक ग्रुप एक इंडिविजुअल को डिसीजन मेकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। अगर पर्सनल और इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स के लिए सोल्यूशन मिलता है तो वो इंडिविजुअल उस ग्रुप में ज्यादा बेहतरीन तरीके से काम करता है। मैं आपको जो फंक्शंस बता रही हूँ उसमें आपको समझ में आना चाहिए कि हर एक ग्रुप का जो फंक्शन है उसको हम दो बेसिस पर देखेंगे कि वो इंडिविजुअल फंक्शन कैसे काम करता है और ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन उसमें कैसे काम करता है। अभी मैंने बताया कि एक जॉब प्लेस पे अगर 20 लोग हैं तो वो इंडिविजुअली कैसे काम कर रहे हैं वो उसके इंडिविजुअल फंक्शंस को देख करके पता लगाया जाएगा। अब जरा बात करते हैं कि वो ग्रुप उस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो क्या वो ग्रुप कॉम्प्लिकेटेड या कॉम्प्रिहेंसिव टास्क करता है। अगर उनकी जो इंडिविजुअल्स कैपेबिलिटीज हैं या उनकी जो क्षमताएं हैं उससे ऊपर जा करके, उससे बियॉन्ड होकर के कुछ अच्छा अचीव करता है। अगर अच्छा अचीव करता है तो हम माना जाएगा कि ये ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखो, हमारे हाथ में 4 उंगलियां, एक अंगूठा है, हर एक की अपनी अपनी ताकत है। ये पांचों जब मिल जाते हैं तो ये एक मुट्ठी बन जाती है। तो एक मुट्ठी की ताकत क्या 5 उंगलियों की ताकत से ज्यादा है? अगर ज्यादा है तब तो ये मिलके काम कर रहे हैं। और अगर ये एक मुट्ठी इन 5 उंगलियों की ताकत से कम काम कर रही है या बराबर का काम कर रही है, यानी ये लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो एक इंडिविजुअल एफर्ट अगर ऑर्गेनाइजेशनल एफर्ट में सपोर्टिव या कंट्रीब्यूटर नहीं होता है तो हम ये मानते हैं केवल इंडिविजुअल फंक्शन तो हो रहा है, ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन नहीं हो रहा है। ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए आपको। अगर ये समझ में आएगी तो बात आगे बढ़ेगी। तो जब भी आप एक ग्रुप के फंक्शन की बात करोगे, ग्रुप में लोग हैं, लोगों का इंडिविजुअल बेसिस पर भी फंक्शन काउंट होता है और लोगों का एक ग्रुप के रूप में भी उनका फंक्शन काउंट होता है। मैंने इंडिविजुअल फंक्शन के बारे में बता दिया, अब बता रही हूं मैं ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन के बारे में। तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन अपने उन ग्रुप के इंडिविजुअल कैपेबिलिटी के बियॉन्ड जाकर के कोई टारगेट अचीव करता है? क्या उनमें कोऑर्डिनेशन, इंटरपर्सनल एफर्ट्स उसमें लगते हैं? उनका इंटरमेंटल जो स्टेटस है क्या वो बाउंड होता है? क्या वो उन लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं? क्या वो कॉम्प्लेक्स डिसीजन मेकिंग में अचीव करते हैं, कुछ अच्छा सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को? क्या वो सोशलाइज होते हैं? क्या वो एक दूसरे को न्यू कमर्स जो होते हैं उनको कुछ सिखाते हैं? अगर ऐसा होता है तो उस ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन को अच्छा कहा जाएगा, वरना ये कहा जाएगा हर एक व्यक्ति केवल अपने लिए काम कर रहा है, टीम के लिए काम नहीं कर रहा है। तो जब हम फंक्शन की बात करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन भी समझ में आना चाहिए और इंडिविजुअल फंक्शन भी समझ में आना चाहिए। अब जरा हम बात करते हैं लोग आपस में जुड़ते ही क्यों हैं। क्या ऐसी बात आती है कि जो लोग आपस में जुड़ते हैं, क्या ऐसी चीज है कि लोग आपस में जुड़ते हैं? देखो, बहुत सारे कारण हैं कि लोग आपस में जुड़ते हैं। सबसे पहली एक कुछ बातें बता देती हूँ कि लोग आपस में क्यों जुड़ते हैं। या तो हमें एक दूसरे से नीड का सेटिस्फैक्शन होता है। एक व्यक्ति जॉब में क्यों जाता है? उसे काम मिल जाए और काम देने वाले को एक व्यक्ति मिल जाए। काम के बदले में इसे पैसा मिलेगा, उसे काम के बदले में, पैसे के बदले में सेवा मिलेगी। आ रही बात समझ में? तो एक नीड सेटिस्फैक्शन। तो लोग या तो एफिलिएट होते हैं अपनी पर्सनल नीड्स को मैच करने के लिए या स्टेटस को मैच करने के लिए लोग एक दूसरे के साथ ग्रुप बनाते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ किटी पार्टी
क्लब्स लोग क्यों ज्वाइन करते हैं? अपने स्टेटस को मैच करने के लिए। वहां पे सब लोग मेरी तरीके के अर्नर्स जो होते हैं वहां पे आते हैं, इसलिए मैंने भी वो क्लब ज्वाइन कर रखा है। वो किटी पार्टी मैंने भी ज्वाइन कर रखी है ताकि मेरा एक स्टेटस बने, राइट? बहुत सारे आपने देखा भी होगा कि सिटी में तो फीमेल्स के साथ में ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स स्टेटस पॉइंट होता है कि क्या हम किटीज में हैं या नहीं है, और कैसी किटीज में है। हाई प्रोफाइल किटी पार्टीज भी होती हैं, लो प्रोफाइल किटी पार्टीज भी होती हैं, लोकलाइट्स भी होती हैं, राइट? चाय पार्टी टाइप। तो हर तरह का एक स्टेटस को मेंटेन करने के लिए भी लोग ग्रुप में ज्वाइन होते हैं। इसके लक्ष्य, गोल अचीवमेंट मैच होता है या नहीं होता है? अगर मेरा सोच, मेरी लक्ष्य और आपका सोच और आपके लक्ष्य मैच होते हैं, वी विल मेक अ ग्रुप। तो ये एक ग्रुप बन जाता है। तो हमारा क्वेश्चन है, लोग ग्रुप क्यों बनाते हैं? व्हाट इज द नीड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रुप? तो नीड सेटिस्फैक्शन, गोल अचीवमेंट, स्टेटस, एफिलिएशन। अगर सिक्योरिटी की बात करें, एक दूसरे का भरोसा होता है, तब भी लोग एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे के साथ में रह करके अपने सेल्फ एस्टीम को अगर सपोर्ट मिलता है, मॉरल सपोर्ट मिलता है, तब भी लोग एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। मेरा इंटरेस्ट एरिया और आपका इंटरेस्ट एरिया अगर मैच होता है तो मुझे लगता है मुझे आपके साथ एक एफिलिएशन करना चाहिए, एक एडजॉइनिंग करनी चाहिए, कंपेनियनशिप करनी चाहिए। तो इसको कहेंगे हम सेल्फ एस्टीम सेटिस्फैक्शन हो रहा है। और या फिर लोग पावर शो करने के लिए भी लोग एक दूसरे से ग्रुप बना लेते हैं। मुझे अगर कोई जगह मेरी पावर को शो करने के लिए, किसी को डोमिनेट करने के लिए मुझे जगह नजर आती है, तो मैं उनके साथ मिलकर के ग्रुप बना लेता हूं और अपने आप को एक लीडर घोषित कर देता हूं। पावर, या तो सब एक दूसरे के बराबर में पावर रखते हैं तब ग्रुप बन जाता है, या फिर मैं अपनी पावर को शो करने के लिए, डोमिनेट करने के लिए अपने से छोटे या कमजोर लोगों के साथ मिलकर के ग्रुप बना लेता हूं, तो भी हम इसको ग्रुप कहते हैं। तो जस्ट टू शो द पावर वी मेक द ग्रुप। तो इस तरह से बहुत सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए कि हमारा जो नीड सेटिस्फैक्शन है, एफिलिएशन है, या हमारा गोल अचीवमेंट है, स्टेटस है, हमारा सिक्योरिटी है, सेल्फ एस्टीम है, पावर डोमिनिज्म है, इन सब कारणों से लोग ग्रुप बनाते हैं। तो ग्रुप का क्या कारण है ये भी मैंने बता दिया। आज की क्लास में इतना ही पढ़ाऊंगी, जो कि आज का पार्ट 1 है। पार्ट 2 जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें मैं बहुत सारी और डिटेल में चीजें बता दूंगी। देखो, कहने को मैं डायरेक्ट इस पे आ सकती थी, लेकिन वो मेरे को ऐसा लगता है कि वो टॉपिक अधूरा सा है। मैं टॉपिक को हमेशा गहराई तक उठाती हूँ और एंड तक लेके जाती हूँ। तो मैंने इस ग्रुप डायनामिज्म को और टीम बिल्डिंग को 3 हिस्सों में बांट दिया। मैंने पहले भी बता दिया, मेरे बोर्ड पे आपको ये चीज नजर आ रही है। 3 क्लास में ये कवर होगा। आज की क्लास में मैंने पार्ट 1 जो है, पार्ट 1 उसको कवर किया है। अगली क्लास में पार्ट 2 को कवर करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे इसका ग्रुप का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका स्टेजेस कौन सी होती है, इसके क्या मॉडल है, रोल्स, प्रॉपर्टीज, डायनामिज्म वगैरह क्या होता है, ये सब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी क्लास समझ में पसंद आ रही है और आप इसे आगे शेयर कर रहे हैं। अगर शेयर कर रहे हैं तो मुझे ये बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा से ज्यादा बच्चों को फायदा होना चाहिए इन क्लासेस से। थैंक यू एंड कीप शेयरिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज रेगुलरली।